दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन फंडामेंटल की 21वीं क्लास में डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अपने बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बारे में अपन करेंगे चर्चा की। अपना जो बॉडी का कंपोजिशन है, फ्लूइड का कंपोजिशन है, कितना परसेंट फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड को वापस डिवाइड भी क्या होता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, वो अपन सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्लूइड का डिस्कस करने के बाद अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलते हैं अपन। और इनका जो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, वो भी अपन इन क्लास में अपन करेंगे डिस्कस। क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये अपने एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने क्लिनिकल प्रोसीजर जितने भी होते हैं हॉस्पिटल में है ना, उनकी दृष्टि से भी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अपन को इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार अपन इनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो अपन को इनकी नॉर्मल वैल्यू, बैलेंस, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपन को सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने ये क्लिनिकल तौर पे भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से है ही है, लेकिन अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन के जो क्लिनिकल तौर पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन इस टॉपिक के अंदर फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड बैलेंस, इम्बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, शुरू करते हैं अपन फ्लूइड। ठीक है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लूइड का मीन्स होता है द्रव। फ्लूइड का जो मीन्स सभी ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, है ना, सभी इससे वाकिफ हैं। जो आप द्रव पढ़ रहे थे वो क्या था, फ्लूइड था। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड। ठीक है, और लिक्विड को अपन जैसा कहते हैं, और एक और अपना जो टर्म है हिंदी भाषा में कहते हैं तरल। ठीक है, तो एक होता है द्रव जिसका मीन्स होता है फ्लूइड, और एक होता है द्रव्य, है ना, दोनों में चेंजेस हैं। जो द्रव्य का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ को अपन सभी जानते हैं, अपन अपनी जो टर्म है उसमें क्या बोलते हैं अपन, सबस्टांस। क्या बोलते हैं, सबस्टांस। चलो ये तो बड़ा एडिशनल हो गया, अभी इसको आपको छोड़ना है। अभी ये याद रखना है, फ्लूइड जो है द्रव्य होता है, लिक्विड होता है और तरल होता है। ठीक है, ये हो गया अपना फ्लूइड। अब डिस्कस करते हैं बॉडी में जो फ्लूइड है उसकी मात्रा कितनी होती है ना। बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, तो टोटल बॉडी का जो वेट है उसमें 60% जो वेट है फ्लूइड का होता है अडल्ट के अंदर। आप इससे क्या समझें कि मान लो किसी व्यक्ति का जो वेट है 100 kg है, किसी व्यक्ति का जो वेट है 100 kg है, तो उसमें 60% क्या होगा, फ्लूइड होगा। यानी 100 kg का 60% क्या होता है, 60 kg। यानी उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर 60 kg क्या होगा, फ्लूइड होगा। ठीक है, वहीं अपन अगर बात करते हैं 55% फ्लूइड किसमें होगा, ओल्ड एज में, है ना। 55% जो ओल्ड फ्लूइड है वो ओल्ड एज में होगा। और अपन बात करते हैं 80% जो फ्लूइड है वो किसमें होगा, नियोनेट के अंदर होगा। माना कि अगर एक नियोनेट है, माना कि अगर एक नियोनेट है, उसकी जो वेट है उसका है 2 kg। तो नियोनेट का जो वेट है 2 kg है, तो इसका 80% है ना, इसका जो 80% है वो क्या होगा, फ्लूइड होगा। ठीक है, 2 kg का 80% लगभग कितना हो गया अपने, 160-1600 ग्राम हो गया। ठीक है, लगभग। तो कहने का यही सेंस है कि बॉडी में जो बॉडी का जो वजन होता है सबसे उसमें जो ज़्यादा मात्रा होती है वो फ्लूइड की होती है। फिर बाद में जितने भी मसल्स हैं, है ना, बोन्स है, वो हो गए। ठीक है, तो अपन को ये बड़ा बड़ा मोटा तौर पे ये याद रखना है कि टोटल बॉडी का वेट है वो 60% फ्लूइड होता है। ठीक है, ये अगर आपको स्पेशल कैटेगरी में कंडीशन में पूछ ले तो ही आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको ये वैल्यू है 60% फ्लूइड, ये याद रखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको
सिचुएशन डाल दें कि ओल्ड एज या नियोनेट, उस समय आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलते आगे। अब ये देखो, ये भी कॉमन चीज है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। जो फैटी होगा, जो मोटा होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, मसल्स ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होंगे, तो उसमें जो क्या होगा, फ्लूइड कम होगा। फ्लूइड क्या होगा, कम होगा। जो पतला होगा उसमें मांस कम होगा, है ना, तो फ्लूइड क्या होगा, उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसमें जो फ्लूइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जो पतले व्यक्ति होते हैं उसमें शरीर के अंदर फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो टोटल बॉडी वेट का 60% से क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर जो है टोटल बॉडी वेट का 60% से ज़्यादा होगा। अब कम होके यहाँ पर 40% भी हो सकता है और ज़्यादा होके यहाँ पे 80% भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है कि जो पतले व्यक्ति होते हैं, थिन होते हैं, है ना, उनके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और वहीं अगर जो फैटी होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं ना, ओबेस व्यक्ति होते हैं, उनमें फ्लूइड की मात्रा कम होती है। एक क्वेश्चन है, 60% टोटल बॉडी वेट है अडल्ट का, तो केजी में अपन क्या करना है, उसको ज्ञात करना है। माना कि अपन अडल्ट का जो वेट है वो लेते हैं क्या, 70 केजी, यानी एक अडल्ट है ना, जिसका वेट क्या है, 70 केजी है, तो उसका 60% कितना होगा, है ना, वो 60% अपन निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 60% टोटल वेट केजी में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करना है, वेट अपन को केजी में ज्ञात करना है। तो यहाँ अपन ने 60 कर दिया, ठीक है, 60% हो गया। फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 70 डिवाइड बाई 100, है ना, 1 0 से 1 0 यहाँ पे ये कट गया, और 6 × 7 वो हो गया अपना 42 केजी, यानी एक 70 किलो का व्यक्ति है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर एक 70 किलो का व्यक्ति है तो उसका फ्लूइड का वेट कितना होगा केजी के अंदर, है ना, क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी है, तो उस कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन है इस प्रकार सॉल्व करना है। वहीं अगर यहाँ पर अडल्ट ना लिख के एग्जामिनर वहाँ पे क्या कर देता है, नियोनेट भी कर सकता है, फिर नियोनेट का तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 80%, है ना। यही यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं, वापस एक बार नियोनेट कर लेते हैं यहाँ पर, नियोनेट, ठीक है। और नियोनेट उसका अपन जो केजी में जो वेट हो गया वो हो गया इसका 2 केजी, ठीक है। और अपन को ज्ञात करना है उसका फ्लूइड केजी में ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं नियोनेट के अंदर क्या होता है, 80% होता है फ्लूइड, तो यहाँ मैंने लिख दिया 80। फिर क्या करना है आपको, ये ज्ञात करना है कि टोटल वेट कितना होगा इसका, तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 10 से ये 1, तो टोटल उसमें पॉइंट आ गया 0.8, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन ने फ्लूइड का अपने इंट्रोडक्शन देख लिया है कि कितना % बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है। वापस बता रहा हूँ, बॉडी में अडल्ट के अंदर 60% टोटल बॉडी वेट का फ्लूइड होता है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, फ्लूइड को 2 भागों में बांटा। बॉडी में जो फ्लूइड है अपने शरीर में 2 भागों में पाया जाता है, ठीक है। पहला जो भाग है, पहला जो पार्ट है वो है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो दूसरा जो पार्ट है वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इनका अपन को डेफिनेशन डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इनके जो वर्ड हैं इनके मीन्स में इनकी डेफिनेशन है। यहाँ पर लिखा है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी इंट्रा मीन्स क्या होता है अंदर, सेल्यूलर मीन्स सेल, और फ्लूइड मीन्स फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं, यानी फ्लूइड इनसाइड द सेल, है ना। अब अपन बात करते हैं जो फ्लूइड्स है वो कितना होता है, 60% होता है बॉडी में, ठीक है। अडल्ट के बात करते हैं तो उसमें अब 2/3 पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट, है ना, वो कितना होता है 66, ठीक है। अब अपन को ज्ञात करना है कि ये माना कि ये 60% है ना, अब यहाँ का 2/3 पार्ट जो है इंट्रा सेल्यूलर
फ्लूइड होता है, यानी 60% का भी 66% क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है, माना कि यहाँ पर जो है 2/3 पार्ट क्या हो गया अपना टोटल बॉडी वेट का, अपन ने ये निकाला है 42 kg, यहाँ निकाला अपन ने ये 42 kg। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, 42 kg को 2/3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो अपने पास वैल्यू यही है 80 kg। यानी मोस्ट ऑफ जो फ्लूइड है वो कहाँ होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, यानी इसका 66% कहाँ होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, और बचा 34% कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब ये तो अपन ने टोटल फ्लूइड के आधार पर वैल्यू निकाल दी। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टोटल बॉडी का वेट कितना होता है ना, कि बॉडी में टोटल बॉडी वेट का परसेंटेज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड का कितना होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 28 / 70 × 100, इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, 7 से 28 4, और 4 × 10 40। यानी अब अपन यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, अपन ये बात करेंगे बॉडी वेट की, यानी बॉडी वेट की बात करेंगे। टोटल बॉडी वेट का 40% क्या होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल बॉडी वेट का 40% होता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लें टोटल बॉडी फ्लूइड्स का कितना होता है, तो 66%। ठीक है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, ये कितना था 66%, तो बचा 100 में से माइनस कर दिया, क्या बच जाएगा 34%। यानी बॉडी के अंदर टोटल फ्लूइड का 34% क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, अब इसके मीन्स में इसका अर्थ है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा का मीन्स क्या होता है, बाहर, या एक्स्ट्रा मीन्स ज़्यादा। ठीक है, और सेल्यूलर मीन्स सेल और फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड सेल के आउटसाइड में पाया जाता है या सेल के आउटसाइड में है, उसे अपन कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यानी ये देखो इस प्रकार सेल अरेंज होती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है वो बॉडी के अंदर सेल अरेंज होती हैं, तो सेल के अंदर तो पाया जाता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो पाया जाता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब अपन बात करते हैं कि ये 1/3 पार्ट क्या होता है टोटल बॉडी फ्लूइड्स का, यानी बॉडी फ्लूइड्स का 100% जो फ्लूइड होता है बॉडी में, उसका 1/3 पार्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी 34%। अगर आपको केजी में पूछ ले तो 42 × 1/3, इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो 3 का अपन इसमें 42 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 kg। ठीक है, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये 28 ये 14 टोटल फ्लूइड का, तो 28 और 14 कितना हो गए, 42। ठीक है, अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लें कि टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होता है, ये क्या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो वहीं आपको सीधा गणित लगाना है। 14 तो आपने निकाल दिए फ्लूइड का, और क्या करना आपको 70 × 100 है ना, 0 से 0, और ये गया 7 से 14 2 बार। ठीक है, और 2 × 10 क्या हो गया 20। ठीक है, तो ये है 20%, यानी टोटल बॉडी वेट का 20% क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। देखो समझ में नहीं आ रहा, वापस देखो मैं समझा रहा हूं। बॉडी वेट, माना कि क्या है 100 kg है, कितना है 100 kg है। अब ये जो बोल रहे हैं कि 60 kg क्या है, ये अपन ने माना है ना, तो ये बोल रहे हैं 60 kg क्या है, ऐसा समझ नहीं आएगा आपको, जो मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिखा वही आपको बता रहा हूँ। तो टोटल बॉडी वेट क्या है 70 kg, कंडीशन डाल दी मैंने यहाँ अडल्ट।
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका 60% है ना, इसका 60% जो है वो क्या होगा, फ्लूइड। इसका क्या होगा, 60% फ्लूइड। वहीं अगर ये वापस इसको अपन ने क्या क्या डिवाइड किया, क्या फ्लूइड का 66% क्या होता है इंट्रा, और फ्लूइड का 34% क्या होता है एक्स्ट्रा। अब इसने ये परसेंटेज यहाँ लगा दिया टोटल बॉडी वेट का, तो टोटल बॉडी वेट का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ICF और एक होता है ECF, ठीक है। यानी टोटल बॉडी वेट का 40% क्या हो गया, टोटल बॉडी वेट का इंट्रा सेल्यूलर 40% क्या हो गया, 40%। वहीं अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि टोटल बॉडी वेट का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना होगा, तो आपको क्लिक करना है 20%। अब आपको सारा जो डाउट है वो उम्मीद करता हूं कि इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वापस मैं दोहरा रहा हूं, फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स को दो भागों में डिवाइड किया है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। इंट्रा मीन्स अंदर, तो जो सेल्स के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड्स इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो सेल के बाहर होता है ना, ये सेल अरेंज की हुई है, जो अंदर है वो क्या है इंट्रा सेल्यूलर, जो बाहर है वो क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। चलते हैं अपन आगे। अब इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो होता है फिक्स है कि जो सेल में जो फ्लूइड है वो फिक्स है, वो सेल में ही रहेगा, सेल के वो अलग अंदर को कंपार्टमेंट होते नहीं है, तो वो फ्लूइड है वो सिमिलर रहेगा सेल के अंदर। अब अपन ने क्या किया है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अपने बॉडी में हर जगह अलग अलग सेल पाई जाती हैं, तो अलग अलग सेल्स पर बाहर जो फ्लूइड होता है वो भी अलग अलग ही होता है, ठीक है। क्योंकि अंदर तो जो फ्लूइड है वो सेम ही रहेगा, लेकिन लोकेशन के आधार पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अपन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला जो भाग है वो है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, दूसरा जो भाग है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो तीसरा जो भाग है वो क्या है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। अपन ने जैसा कि यहां पर मैंने बताया है 34% क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो मैं यहां मार्क कर देता हूं 34% क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। पहले अपन ये परसेंटेज देख लेते हैं, तो 6% तो क्या होता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, 24% क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी, और 4% होता है ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, यानी ये ज़्यादा है। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अगर एग्जाम में आपको पुट अप कर लें तो आपको ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड डालना है, ठीक है। वो सीधा क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन या सबसे ज़्यादा बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन सा टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, तो क्वेश्चन आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इंटर सेल्यूलर फ्लूइड और ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय आपको ऑप्शन में ये चूज करना है। कितना पाया जाता है 24%, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये फ्लूइड बॉडी कैविटी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है वो फ्लूइड्स इनसाइड द वेसल्स, फ्लूइड इनसाइड द वेसल्स, यानी वेन है बाहर क्या रहेगी, सेल्स भी रहेगी, मसल्स रहेगी, तो सेल्स रहेगी उसमें, ठीक है। और ये होगी अपनी ब्लड वेसल्स। जैसा कि अपन सभी जानते हैं वेसल्स बॉडी में क्या होती है, आर्टरी और वेन होती है, और वो क्या कैरी करती है, ब्लड कैरी करती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उन वेसल्स में 100% ही क्या हो, ब्लड हो, तो 100% उसमें ब्लड नहीं होता है, कुछ मात्रा क्या होती है उसमें लिक्विड की होती है, और कुछ मात्रा उसमें फ्लूइड की होती है, कुछ मात्रा उसमें ब्लड की होती हैं। तो मतलब एक ब्लड वेसल्स ब्लड ही कैरी नहीं करती, उसमें उससे रिलेटेड फ्लूइड भी होता है और लिक्विड भी होता है, ठीक है। तो उस वेसल्स में 6% क्या पाया जाता है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। 24%। अब देखते हैं द स्पेस बिटवीन द सेल, जैसा कि मैंने भी आपको बताया
बॉडी में सभी जगह क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। चाहे कोई सा भी पार्ट हो, कोई सा भी ऑर्गन हो, उसके चारों ओर क्या होती है, सेल होती हैं। और सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, ये देखो सेल के अंदर वाला फ्लूइड तो एक टाइप में रहेगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको अपन डिस्कस करेंगे नहीं। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उसको अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो वर्ड है अपने पूरे चैप्टर में बार बार आएगा, इसको अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, ठीक है। तो सेल के बाहर जो सेल के बीच में पाया जाता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो किसका टाइप है, एक्स्ट्रा सेल्युलर टाइप पे है। और ये मोस्ट कॉमन है, सबसे अधिक मात्रा में ये फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में पाया जाता है। वहीं अपन अगर बात करते हैं ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड, यानी ये मात्रा तो इसकी कमी है 4%, ठीक है। अब ये 4% बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, यानी अपना जो हृदय है उसके आसपास जो फ्लूइड या उनकी जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको अपन कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। वहीं अपन अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल फ्लूइड जो अपने लंग्स कैविटी के आसपास जो पाया जाता है उससे अपन कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। वहीं अपन अगर बात करें पेरिटोनियल फ्लूइड, यानी पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमेन वाला पार्ट, वहाँ पर जो सेल्स के बीच में जो या उसके बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है उससे कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। और अगला अपना है साइनोवियल फ्लूइड, यानी साइनोवियल फ्लूइड है वो कहाँ पाया जाएगा, साइनोवियल जॉइंट के अंदर। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड ये पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, ये किस में काम आता है, मोबिलाइजेशन के, यानी जॉइंट को मूवमेंट कराने में ये फ्लूइड अपना अहम योगदान देता है। वहीं इंट्रा ओक्यूलर फ्लूइड ये अपने आँख वाले रीजन में पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड को 3 भागों में डिवाइड किया है। ये स्लाइड जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा सेल्युलर को 3 भागों में बांटा है, इंटर सेल्युलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड। आपको मोस्टली ये याद रखना है ना, यही पूछेगा 24%, यानी अधिक मात्रा में जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये जो स्लाइड है आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अब अपन ना डिस्कस करते हैं फ्लूइड को किसमें मेजर करते हैं। एक मेट्रिक सिस्टम होता है, यानी फ्लूइड की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है वो क्या होगी बॉडी में, अपन किससे मेजर करेंगे, लीटर पर ml में। और अपन को अगर इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करना है तो वो उसको अपन मेजर करेंगे MEQ पर लीटर में, ये इनकी यूनिट है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो उनकी वैल्यू के पीछे MEQ पर लीटर। जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में एसिड बेस वाला जो अपन टॉपिक पढ़ा है उसमें एक बार आ रहा था बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट क्या एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी वैल्यू जो क्या होती है नॉर्मल 22 से लगाकर 27 और 27, और अपन इसको इससे दर्शाते थे यूनिट से। MEQ पर लीटर। यहाँ पर E जो है आपको कैपिटल रखना है, इक्विवेलेंट है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो ये भी कोई भी आप क्वेश्चन करो तो यह एग्जाम में भी हमेशा याद रखना कि वैल्यू अगर सेम आ जाए तो फिर उसके पीछे आपको क्या देखना है, यूनिट देखना है, उसका मात्रक देखना है, उसका कि एग्जामिनर ने क्या लिखा। एक बार नोट सेट के अंदर सवाल आ चुका है कि नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120/80, ठीक है, 120/80, 110/70, 110/70। अब आप सोचोगे कि दोनों तो 120/80 होती हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, यूनिट चेंज कर दिए सबके। 120/80 mmHg, 120/80 mg पर DL, 110/70 mmHg और 110/70 mg पर DL। तो कंफ्यूज हो गए। अब जिन्होंने डीप पढ़ी की है, जिनको मात्रक यूनिट याद है सभी वैल्यू के, तो उन्होंने क्वेश्चन ये क्लिक कर दिया mmHg। अपन सभी जानते हैं जो प्रेशर का जो यूनिट होता है बॉडी के अंदर वो होता है mmHg। तो इसी प्रकार आपको मेजरिंग वाला जो सभी बॉडी के अंदर जितने भी क्राइटेरिया होते हैं, जितने भी फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट है ना, वेट जो भी होते हैं, आपको सभी के
यूनिट याद होने बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, चलते अपन आगे। अब अपन बात करते हैं एटम की, है ना, कि एटम क्या है। सभी ने इसको सुना होगा, एटम मीन्स होता है परमाणु। ठीक है, और एटम जो है उसमें क्या होता है, देखो एक तो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें तीन होते हैं ये। ठीक है, तो ये एटम जो है क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व का स्मॉलेस्ट पार्ट या कौन है, एटम है। और बट हैज इट्स ऑल करेक्टरिस्टिक, ये सारे एलिमेंट्स की विशेषताएं अपने पास रखता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना। जैसा कि अपन बोलते हैं कि अपनी जो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो अपन वहाँ पर आंसर देते हैं कोशिका, जिसको अपन कहते हैं सेल, है ना। उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अपने, तो उनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो हैं वो क्या हैं, एटम। ठीक है, और एटम अपने आप में एक सारी विशेषताएं रखता है सभी एलिमेंट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल, यानी टू और मोर एटम, यानी किसी जगह किसी भी एलिमेंट से किसी भी बॉडी के अंदर दो या दो से अधिक अगर मॉलिक्यूल अगर आइटम पाए जाते हैं तो उससे अपन कहते हैं मॉलिक्यूल। वही अपन अगर आयन की बात करें तो एटम दैट कैरी एनी चार्ज आयन, यानी जो एटम है, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव आयन लेता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है ना, किसी प्रकार का आयन लेता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव आयन लेता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं आयन के बारे में। जो एटम है वो क्या करता है, चार्ज आयन को क्या करता है, कैरी करता है ना। और जो चार्ज आयन जैसे इस प्रकार हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जिसको अपन बोलते हैं धनायन एवं ऋणायन, है ना। इतना हिंदी में नहीं जाना आपको, चलते आगे। अब होता है ऑस्मोलरिटी, है ना। ऑस्मोलरिटी मीन्स क्या होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑस्मेटिकली एक्टिव आयन इन द सॉल्यूशन पर केजी, यानी ऑस्मोटिकली जो आयन होते हैं जो सॉल्यूशन में अगर पर केजी की फॉर्म में हैं तो उससे अपन कहेंगे ऑस्मोलरिटी। वही अगर जो आयन है ना, उसमें जो ऑस्मोलिटिकल एक्टिव में पर लीटर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन कहते हैं ऑस्मोलरिटी। ठीक है, एक होता है लिटी और एक होता है रिटी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं हीमियोस्टेसिस, यानी हीमियोस्टेसिस मीन्स क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। यानी जो ये प्रोसेस है या जो टर्म है, ये क्या इंडिकेट करती है कि बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है, जो बैलेंस होता है, वो क्या होता है, इक्वल यानी बराबर होता है। ठीक है, ये तो है हीमियोस्टेटिस। एक होता है हीमोस्टेटिस, एक होता है हीमोस्टेटिस, जिसका मीन्स होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्लॉट थक्का बनना, उसको अपन कहते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एडिमा की, है ना। द अबनॉर्मल फ्लूइड फाउंड इनटू द इंटरस्टिशियम, जो अबनॉर्मल फ्लूइड होता है वो फाउंड होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एडिमा बन जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। कई बार क्या होता है अपने हाथ वाले रीजन पे, पैर वाले रीजन पे, है ना, वहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड का क्या हो जाता है, अननेसेसरी कलेक्शन हो जाता है, जो कि क्या है, एक अबनॉर्मल है। ठीक है, और अबनॉर्मल फ्लूइड का किसी बॉडी रीजन में कलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक सेक बन जाता है, उसको अपन पिंच करते हैं तो वहाँ पर पेन, कई बार पेन भी होता है। ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं एडिमा। एक होता है डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और गैसेस फ्रॉम इन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी मूवमेंट यानी स्थानांतरण किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलय का। सभी सुना होगा विलय और विलय का। ठीक है, सॉल्यूट जो होते हैं विलय होते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं विलयक होते हैं।
ठीक है। और गैसेस, अब इनका क्या होता है, ट्रांसफर होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। यानी ये हो गया सोल्यूट जिसको अपन कहते हैं विलय, ये हो गया सॉल्वेंट जिसको अपन कहते हैं विलायक, ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी पानी में अगर अपन शक्कर डालते हैं तो यहाँ पर जो शक्कर है वो क्या होगी, विलय, और जो पानी है वो क्या होगा, विलायक, और उससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो इससे एक बात तो ये क्लियर होगी, जो विलायक होंगे, जो सॉल्वेंट होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, और जो विलय हैं वो क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक विलयन का निर्माण करेंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस, इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इट्स हायर टू लोअर वॉल्यूम, हायर टू लोअर वॉल्यूम, यानी जो सॉल्वेंट यानी इनका जो मूवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, हायर टू लोअर वॉल्यूम, यानी ये हायर से लोअर वॉल्यूम की ओर अपना क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उसको अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट का जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर क्या होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको अपन क्या डिस्कस करेंगे, ऑस्मोसिस। तो इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपको दिमाग में रखना है कि विलयन जो होते हैं वो होता है मिक्स सॉल्यूशन, यानी उसको अपन कहते हैं सॉल्यूशन, यानी वो किसी दो चीज़ से मिलके बना है। यानी विलय और विलयक, हमेशा ये ध्यान रखना, विलयक क्या होंगे, अधिक मात्रा होंगे। इसका अपन एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो अपन को शक्कर का पानी या शक्कर की चाशनी बनानी है, तो अपन शक्कर और पानी मिलाएंगे तभी शक्कर का पानी या शक्कर की चाशनी बनेगी ना। तो उसमें जो पानी क्या रहेगा, विलयक रहेगा, और जो विलय है वो क्या रहेगा, शक्कर रहेगा, ठीक है। अब इसमें ऑस्मोसिस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, बाहर जो अंदर क्या है, ब्लड्स वगैरह प्लाज्मा जो भी हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और बाहर क्या है, मसल्स वगैरह है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन क्या होंगे, ये मूवमेंट करेंगे। या जो सॉल्वेंट होंगे, जो पानी जो अधिक मात्रा विलयन जो होगा, माना कि ये पूरा क्या है, एक सॉल्यूशन है, वेसल्स के अंदर क्या है, पूरा सॉल्यूशन है, इसमें क्या क्या होता है, सारे लिक्विड्स हो गए, है ना, फ्लूइड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ब्लड्स प्लाज्मा सारा हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं अपन फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्टर, यानी अपन किसी चीज को अपन क्या करते हैं, छानते हैं या फिल्टर करते हैं, वही है, वही अपन को क्या करना, वही गणित यहाँ पर अपन को लगाना है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यानी अपन को किसी चीज़ को छानना है, फिल्टर करना है, तो अपन क्या करेंगे, है ना, हायर ऊपर से डालेंगे, हायर प्रेशर करेंगे, तभी वो क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिल्ट्रेशन, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, जिसका जो फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन, यानी वो क्या करता है, बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है ना। बाइकार्बोनेट होता है SCO3, उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। जो अगर बॉडी में ज़्यादा धनायन हो जाते हैं या एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो H आयन को क्या करते हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, जिससे कि बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बना रहे। तो ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजी है, इतनी फिजियोलॉजी अपन को नहीं जाना है। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है, ऑस्मोटिक जो नॉर्मल प्रेशर है वो क्या होता है, 25 mm ऑफ Hg। याद रखना, बॉडी में कोई भी प्रेशर होगा उसको अपन किसमें
किस मात्रा में अपन उसको डिवाइड करेंगे वो होगा mm ऑफ Hg। इट्स हैव ए वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर में एक योग्यता होती है। शरीर में हर पार्ट के अंदर एक अपनी योग्यता है, ठीक है। उसी प्रकार ऑस्मोटिक प्रेशर की भी अपनी योग्यता है। वो क्या योग्यता है? उसके अंदर एक कैपेसिटी है। कौन सी कैपेसिटी है? वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी। इसकी बहुत बड़ी फिजियोलॉजी है, उस पर अपन को नहीं जाना है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अपन को इतना याद रखना है कि नॉर्मल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 mmHg होता है, और ये क्या करता है? वाटर को बाइंडिंग करने का क्षमता रखता है, ठीक है। कोई भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर H2O जो होगा वो दूसरे सॉल्यूशन में क्या करेगा? बाइंडिंग कर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बने होते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट जो क्या है? विलेय, और सॉल्वेंट क्या होते हैं? विलायक। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना। हर चीज का सॉल्यूशन निकालना भी जरूरी है। वो तो सॉल्यूशन निकालना है नहीं अपन को यहाँ पर बात करनी है अपने सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। जो पहला जो भाग है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा जो भाग है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा जो भाग है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको मैं यही आपको समझा देता हूं कि आइसो का जो मीन्स होता है वो होता है इक्वल, हाइपर का जो मीन्स होता है वो होता है ज़्यादा या अधिक या इंक्रीज, और हाइपो का जो मीन्स होता है वो होता है डिक्रीज या कमी, ये अधिकता, और ये होगा बराबर। अब इनकी परिभाषा में, तीनों की परिभाषा में, आइसोटोनिक की डेफिनेशन में आपको वर्ड मिलेगा इक्वल, हाइपरटोनिक की परिभाषा में आपको वर्ड मिलेगा अधिकता, और हाइपरटोनिक की परिभाषा में आपको जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा डिक्रीजमेंट या कमी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टोनिक, यानी टोनिक का जो मीन्स है वो क्या होता है वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। टोनिक का मीन्स होता है टोनिसिटी, टोनिसिटी यानी ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी। टोनिक का जो मीन्स हो गया वो क्या हो गया? ऑस्मोलिटी। अब यहां पर हम बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का जो मीन्स, आइसो का जो मीन्स होता है वो होता है इक्वल, टोनिक का जो मीन्स होता है टोनिसिटी, जो कि क्या इंडिकेट करता है? ऑस्मोलिटी। और अपन सभी जानते हैं अपन ऑस्मोलिटी किस में होता है? लीटर में होता है। ऑस्मोलिटी किस में होता है? अपने लीटर में होता है। अब अपन बात करते हैं बॉडी या ब्लड का जो ऑस्मोलिटी है वो क्या होता है? 275 से लगाकर 295 है ना, MEQ पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी यहाँ पर लीटर आ गया, लीटर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपन क्या देख रहे हैं? ऑस्मोलिटी। अगर अपन यहाँ पर लिटी नहीं होकर यहाँ पर होता रिटी, RITY, तो वो किसको इंडिकेट करता? केजी को, ठीक है। वो अपन को डिस्कस नहीं करना है, अपन को डिस्कस करना है यहाँ पर ऑस्मोलिटी। अपन को ये ध्यान रखना है टोनिक का जो मीन्स होता है ऑस्मोलिटी। अब अपन ऑस्मोलिटी के आधार पर ही सारा जो ये गेम करेंगे, ठीक है। तो जो बॉडी ब्लड है वो क्या होता है? नॉर्मल जो बॉडी ब्लड का जो ऑस्मोलिटी होता है वो क्या होता है? 275 से लगाकर 295 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब देखते हैं आइसोटोनिक में और क्या क्या होता है। जो ऑस्मोलिटी है वो इक्विवेलेंट टू बॉडी फ्लूइड, यानी जो बॉडी फ्लूइड के क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी। यानी जो बॉडी फ्लूइड है वो नॉर्मल बॉडी फ्लूइड क्या है? ये है 275 से लगाकर 295। तो आइसोटोनिक की भी क्या है? इक्विवेलेंट रहेगी, वो भी इतनी रहेगी। कितनी? 295 से लगाकर 275 से लगाकर 295, यानी इसकी इतनी तो इसकी भी इतनी रहेगी, क्योंकि अपन
आइसो का जो मीन्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और इक्वलिज्म बिटवीन एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी जो भी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी वहां पर क्या होगा, ये इजीली क्या होंगे, मूव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, समान रूप से ऑस्मोलिटी है, ठीक है। इसकी भी 275 है और इसकी भी 275 है, ठीक है ना। नो एक्सचेंज बिटवीन, और एग्जाम्पल जो हो गया आइसोटोनिक का, अगर आपको एग्जाम्पल पूछ ले तो वो क्या है, NS और RL, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लेक्टल क्या है, आइसोटोनिक के एग्जाम्पल। अगर बॉडी में आइसोटोनिक फ्लूइड की कमी होती है, पर डिजीज फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, अगर लैब इन्वेस्टिगेशन में आइसोटोनिक की फ्लूइड की कमी आती है, तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उनको RL फ्लूइड की मात्रा है जो अधिक मात्रा में देनी है। तो ये हो गया अपना आइसोटोनिक, ठीक है। चलते हैं अपना अगला, आइसोटोनिक के बाद चलते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस सॉल्यूट इन मोर देन आइसोटोनिक और बॉडी फ्लूइड। जो सॉल्यूट होगा इससे मोर देन होगा, इससे ज़्यादा होगा, या कितना होगा, ज़्यादा होगा, 295 से ज़्यादा, यानी मोर देन 295 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब अपन बात करें वाटर का मूवमेंट। देखो सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो जो वाटर का जो मूवमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी होगी सेल, ये होगी अपने सेल, सेल के अंदर ये क्या है, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, और बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब इन फ्लूइड के अंदर जो वाटर का जो मूवमेंट रहेगा वो रहेगा इंट्रा सेल्युलर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब अंदर का जो फ्लूइड है वो अगर बाहर जाएगा तो अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है, सेल के अंदर जो फ्लूइड की मात्रा है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और जो सेल फिर कमी आ जाएगी तो क्या बन जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मीन्स है सिकुड़ जाएगी, है ना। अंगूर जैसे है वो सिकुड़ देना, अंगूर में से पानी बाहर निकलता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये जो सेल में से अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो वो क्या होगा, श्रिंक बन जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करता है डॉक्टर, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो बॉडी में देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपो मीन्स होता है कम, तो इसका जो ऑस्मोलिटी है बॉडी के रेस्पेक्ट में 275 से कम होगा, 275 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब अपन यहाँ पर फ्लूइड या वाटर की अगर अपन मूवमेंट की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी ये होगी सेल, ये पूरी क्या होगी, सेल हो गई। इसको अपन बोलते हैं ICF, इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है अंदर, और बाहर क्या होता है ECF, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब ये बोल रहे हैं हाइपोटोनिक वाली कंडीशन में जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो ICF टू ICF होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि सेल के अंदर अगर फ्लूइड ज़्यादा आ जाएगा तो वो सेल क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। समझ गए तीनों में, वापस बता रहा हूँ। आइसोटोनिक में क्या होता है, ये तो हो गया ICF, ये हो गया ECF, दोनों में किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ना तो सेल श्रिंक होगी ना स्वेल होगी, ठीक है। दोनों का जो है वो इक्विवेलेंट रहेगा, है ना। ऑस्मोलिटी जो है वो क्या रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, मोर देन आइसोटोनिक, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा,
या उस बॉडी फ्लूइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उस पर जो वाटर फ्लूइड है उसका जो मूवमेंट होगा ICF टू ECF, यानी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा। ठीक है, जो सेल क्या बन जाएगी, अब सेल में से अगर पानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और वही अपन बात करते हैं हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी होगी, लेस देन 275 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें अपन बात करते हैं वाटर और फ्लूइड का जो मूवमेंट रहेगा, वाटर और फ्लूइड का जो मूवमेंट रहेगा वो ECF टू ICF रहेगा, यानी जो फ्लूइड है वो बाहर से अंदर की ओर आएगा, जो बाहर जो फ्लूइड पड़ा है वो अंदर सेल के अंदर चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो सेल है वो क्या एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और क्या किस प्रकार दिखेगी आपको, स्वेल हो जाएगी। तो सेल श्रिंक किस में होता है, आइस कौन से सॉल्यूशन में होता है, हाइपरटोनिक में, और सेल स्वेलिंग किस में होती है, हाइपोटोनिक में, और किसी प्रकार का एक्शन किसमें नहीं होता है, आइसोटोनिक में। और आइसोटोनिक के जो बेस्ट एग्जांपल हैं RL और NS। चलते आगे, अब बात करते हैं अपन फ्लूइड इम्बैलेंस की, कि बॉडी में अगर जो फ्लूइड है वो अगर बैलेंस नहीं रहेगा, फ्लूइड की मात्रा क्या रहेगी, घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी, तो क्या रहेगा, माना कि बॉडी में अगर फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या तो देखो इम्बैलेंस कैसा होगा फ्लूइड, या तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, या फ्लूइड की मात्रा क्या होगी, कमी हो जाएगी, दो ही होगा। और नॉर्मल तो होगा तो उसको इम्बैलेंस में आएगा नहीं, और बैलेंस में आएगा। और नॉर्मल बैलेंस तो अपन ने फ्लूइड का पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ लेते हैं इम्बैलेंस। तो बॉडी में सबसे पहले इम्बैलेंस क्या होगा, कि अगर फ्लूइड जो वॉल्यूम है बॉडी में डेफिशिएट, और डेफिशिएट का जो मीन्स होता है डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी यानी डेफिशिएंसी ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन, है ना। अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो सभी जानते हैं कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। तो बॉडी में अगर प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं होगा तो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कमी आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, डिहाइड्रेशन को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, 3 टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांट दिया, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, इनमें जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या थी, इक्वल थी, इसमें क्या थी, ज़्यादा थी, और इस हाइपो में क्या थी, कम थी। अब आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, तो उसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं अपन अगर हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो इसमें जो ऑस्मोलिटी है सॉल्यूशन की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है किसको, डिहाइड्रेशन को। बस टाइप याद रखना आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। जैसा मैंने बताया आपको, फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस 2 प्रकार होगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। नॉर्मल होगा तो हम बात करनी नहीं, हमें तो इम्बैलेंस की बात करनी है। घटने की बात कर ली, अगर बॉडी में अगर फ्लूइड की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। अगर बॉडी में एक्सेस में, एक्सेसिव मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ऑल्सो नॉन एज ओवर हाइड्रेशन या हाइपर वोलेमिया या फ्लूइड ओवरलोड, तीनों जो हैं एक ही हैं। फ्लूइड वॉल्यूम अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो ये तीनों कंडीशन सेम ही है, या तो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा यानी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा है वो अधिक हो जाएगी, या हाइपर वोलेमिया वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। हाइपर मीन्स ज़्यादा, वोलेमिया मीन्स फ्लूइड, मिया मीन्स ब्लड, है ना। ब्लड के अंदर
फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, या जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और कोई भी चीज़ अगर ओवरलोड होती है तो वो नुकसानदेह की होती है, ठीक है ना। इस प्रकार इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार असेसमेंट फैक्टर, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव, ठीक है। ये कुछ असेसमेंट फैक्टर हैं, ये कुछ असेसमेंट फैक्टर हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा में कमी आती है या अधिकता आती है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा में कमी आती है या फ्लूइड अधिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा में कमी आएगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नॉलेज हो, जब भी अगर ब्लड प्रेशर अपन बॉडी में डाउन होता है ना, देखो बॉडी में कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसको कम करने का मेडिसिन है, कम होती है तो उसको ज़्यादा करने का मेडिसिन नहीं है। तो उस कंडीशन में मानना कि अगर बीपी अगर कम होती है तो बीपी कम है, उसको ज़्यादा करने की मेडिसिन तो आती है नहीं, है ना। तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, उसको फ्लूइड इनटेक या आईवी थेरेपी देते हैं, उसमें आरएल हो गया, एनएस हो गया। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लूइड की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अपन अगर बात करते हैं पल्स की, कि पल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा, तो फ्लूइड की कमी होगी तो प्लस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा धड़केगा, उसको ज़्यादा चाहिए उसको फ्लूइड। और फ्लूइड की अधिकता होगी तो जो पल्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो पल्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं अपन अगर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा में कमी आती है तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लूइड की मात्रा में अगर अधिकता होती है तो रेस्पिरेशन जो है डिक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल वीनियस प्रेशर सीवीपी, सेंट्रल वीनियस प्रेशर जो है कमी में भी कम हो जाएगा और अधिकता में अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है, अगर फ्लूइड की कमी होगी, अगर फ्लूइड की कमी होगी तो एक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा होगी तो एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, यानी अगर फ्लूइड की मात्रा में कमी होगी तो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या होगी, वीक एक्टिविटी होगी, उसकी क्या होगी, वीक एक्टिविटी होगी, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। और अगर ज़्यादा अगर फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो उस समय भी जो एक्टिविटी है वो क्या हो सकती हैं, अब नॉर्मल हो सकती हैं। वहीं अपन अगर यूरिन आउटपुट की बात करें, कि अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा में कमी होती है तो जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज। सीधी बात है, अगर बॉडी में फ्लूइड ही नहीं रहेगा तो यूरिन आउटपुट कहाँ से आएगा, है ना। तो अगर ज़्यादा फ्लूइड होगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अपन स्किन की बात करते हैं, अगर फ्लूइड की कमी होगी तो स्किन क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, शुष्क पड़ जाएगी, है ना। और अगर स्किन में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो स्किन क्या होगी, कूल, ठीक है, ठंडी हो जाएगी। अगर ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड होगा तो स्किन क्या हो जाएगी, कूल और पेल हो जाएगी। जीआईटी एक्टिविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्टिविटी, अगर फ्लूइड की कमी होती है तो जीआईटी जो एक्टिविटी में क्या होगा, मेन क्या होता है अपना, पेरिस्टालसिस, है ना। तो अगर पेरिस्टालसिस में कमी होती है
तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो बोलते हैं ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिएगा, ठीक है। और अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो जीआईटी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जीआईटी अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो बॉडी के अंदर जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, डायरिया वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की, यानी ऑस्मोलैरिटी। तो अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा में कमी होगी, डेफिशिएंट होगी, तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहीं अपन बात करते हैं अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आरबीसी काउंट की बात करते हैं, अगर फ्लूइड ज़्यादा होगा तो आरबीसी काउंट भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और फ्लूइड कम होगा तो आरबीसी काउंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है, जब भी आप अगर कई बार अपन सीबीसी करवाते हैं, तो डॉक्टर उसमें आरबीसी काउंट भी चेक करते हैं कि आरबीसी काउंट है जो क्या होता है, कि नॉर्मल रेंज में तो आपको सॉल्यूशन के लिए, ड्रिप के लिए एडवाइस नहीं करता है। और अगर आरबीसी काउंट अगर ज़्यादा या कम है तो वो आपको करेगा। तो अगर आरबीसी काउंट अगर ज़्यादा है तो आपको क्या करेगा, फ्लूइड के लिए एडवाइस करेगा कि आप ज़्यादा पानी पीजिए या ये ड्रिप लगा दीजिए, NaRS जो भी है अपने वो लगा रहे। इससे क्या होगा, आरबीसी जो काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। वहीं अपन बात करते हैं सीरम सोडियम की। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा में कमी होती है तो जो सीरम सोडियम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है, अगर बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और जो अपना मेन जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर फ्लूइड की मात्रा अधिक होगी तो इलेक्ट्रोलाइट कमी होगी, और जैसा कि अपन जानते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें घट जाएगा। किसमें घट जाएगा, कि अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी का जो रूल्स है वो अपने शरीर में भी लागू होता है। जो अपन पानी मुंह से पीते हैं वो पूरे शरीर में होते हुए अपने पेट में, इंटेस्टाइन में, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल जो रूल है वो लागू। ऐसा तो है नहीं आप जो पानी पी रहे हो वो आपके लंग्स में जाके वापस आपके मुंह से या कान से बाहर आ जाएगा, ऐसा ये कुछ अबनॉर्मलिटी कंडीशन में होता है, मान लो वोमिटिंग, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मल होती है अपनी फिजियोलॉजी की जो पानी है अपन मुंह से इंटेक करते हैं तो वो पूरे शरीर में स्पेसिफिक ग्रेविटी के पूरे शरीर में क्या होता है, वो डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अगर बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कमी होगी, अगर बॉडी में अगर फ्लूइड की मात्रा में कमी होगी तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कमी होगी फ्लूइड की, अगर बॉडी की अगर कमी हो रही है तो ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर फ्लूइड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये फ्लूइड वाला जो चैप्टर है अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। एक अपन ले रहे हैं एडिमा। एडिमा क्या है, एक अबनॉर्मल कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, वो एक्सेसिव और अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का क्या है, अबनॉर्मल कलेक्शन है। अब फ्लूइड अपनी बॉडी में कहीं पर भी कलेक्ट हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर में भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में भी हो सकते हैं। अब कहीं पर भी वो कलेक्ट होगा, कहाँ जहाँ पर भी होगा वो क्या करेगा, अबनॉर्मली है। अगर किसी चीज़ की अगर ज़्यादा मात्रा अगर बॉडी में होती है तो वो अबनॉर्मल कंडीशन ही है, और कम मात्रा भी होती है तो वो भी अबनॉर्मल कंडीशन है। तो एडिमा में क्या है, ज़्यादा मात्रा हो गया है ना। जो एक्सेसिव मीन्स क्या होता है, अधिक या ज़्यादा, अधिक, ठीक है। या अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन मीन्स होता है कलेक्शन, ठीक है, ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल, यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर अगर किसी प्रकार का अबनॉर्मल फ्लूइड अगर कलेक्ट हो रहा है तो इट शुड बी एक्स्ट्रा वस्कुलरिटी। उसको अपन डिफाइन करेंगे, उस टर्म को अपन डिफाइन करते हैं एडिमा, ठीक है।
इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है पिट फॉर्मेशन, है ना। आप ध्यान रखना कहीं पर भी अगर बॉडी पार्ट पर फ्लूइड का अगर कलेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्वेल वाली कंडीशन बन जाती है। स्वेल वाली कंडीशन इसलिए बनती है कि वहाँ पर जो है फ्लूइड का कलेक्शन या सेल के अंदर या सेल के बाहर कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। अपन वहाँ पर जैसे अपन पिंच करते हैं तो वो वापस जो है जो गड्ढा बनेगा वो वापस धीरे धीरे उभरेगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक पिच फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल एडिमा इज पिटिंग एडिमा, इसको अपन बोलते हैं पिट फॉर्मेशन। ये आप एग्जाम की दृष्टि से ये नॉट सेट स्टेट लेवल की जो से जो वैकेंसी होती है वहाँ पर ये पिट फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है। पिट फॉर्मेशन रिलेटेड टू एडिमा, एडिमा रिलेटेड टू पिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आज अपन ने आज की क्लास में पार्ट 1 के अंदर अपन पढ़ रहे थे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें अपन ने आज फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर लिया और फ्लूइड के बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में अपन ने अच्छे से मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। फिर अपन पार्ट 2 अगली क्लास के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।